नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार ज़बरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से उसको समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल हमने धारा 6 तक पढ़ ली थी, आज हम धारा 7 तक 7 से शुरू करेंगे और जहां तक भी संभव हो पाएगा वहां तक जाने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर हो रही है। हालांकि टेम्परेचर तो जो है वो 30-32 डिग्री, 33 डिग्री, 34 डिग्री तक है, पर ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ह्यूमिडिटी यानी नमी या आर्द्रता जिसको आप कह सकते हैं, तो आर्द्रता जब रहती है तो टेम्परेचर कम होने पर भी ज़्यादा महसूस होता है। तो टेम्परेचर 32, 33, 34 है, पर महसूस 45 हो रहा है और भयंकर उमस है मौसम में। तो अपने आप को थोड़ा सा बचा करके रखें। घर पर यदि एसी की सुविधा है तो बहुत अच्छा, यदि एसी की सुविधा घर पर नहीं है तो घर पे बिल्कुल मत पढ़ो, किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करो जहाँ पे ठीक ठाक एसी चलता हो, चाहे 100 रुपये महंगे देने पड़े, और वहां पर बैठकर आप लोग पढ़ाई करें। हाँ, बिल्कुल, आपका स्वागत, आपका वंदन जी। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत है सबका। बहुत सारे कमेंट आते हैं तो एकदम से देख नहीं पाते हैं, तो जिनका कमेंट नहीं देख पाते उनसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। हाँ, फिर आप अपने दिल पे ना लिया करो कि सर कमेंट नहीं देखते हो। हाँ, चलिए, आज हम थोड़ी सी गति से चलेंगे और अधिक से अधिक काम करने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिससे जल्दी जल्दी मतलब ठीक ढंग से हमारा सिलेबस भी पूरा होता चले और हम चीज़ों को समझते भी चलें। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं आपका ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993। ठीक है, तो हमको पता ही है, तो ज़्यादा यहाँ पर लिखने में ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। सीधे ही धारा किस पे चलेंगे? सीधे ही चलेंगे धारा या सेक्शन। ठीक है, धारा भी लिखना बंद करेंगे, अब सीधे ही सेक्शन लिखेंगे, इसमें लिखने में समय लगता है। सेक्शन 7, इतना तो आपको पता ही होगा कि सेक्शन 7 है ना। एस का, एस से मतलब क्या निकलता है? एस से मतलब सेक्शन से ही निकलता है, अलग सी कोई बात रहती वहां पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि सेक्शन 7 क्या है? एनएचआरसी के किसी सदस्य का ना, एनएचआरसी के किसी सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, है ना। क्या चीज है कि एनएचआरसी के किसी सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। आप बोलेंगे सर ये कौन सी बात है, जब वहां पर अध्यक्ष है तो कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में काम क्यों करेगा? तो सोचने वाली बात है कि अगर वहां पर अध्यक्ष है तो सदस्य क्यों काम करेगा? इसका मतलब वहां पर अध्यक्ष नहीं है, यानी कि अध्यक्ष का पद खाली हो गया है। यदि किन्हीं कारणों से अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है तो आयोग बिना अध्यक्ष के तो चलेगा नहीं। तब ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में किसी सदस्य को ही कुछ समय के लिए, जब तक अध्यक्ष को नहीं लाया जा सकता, जब तक नए अध्यक्ष को नियुक्त नहीं किया जा सका, तब तक उस सदस्य को उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। तो इसमें आप सीधे सीधे एक पॉइंट लिखो कि यदि, है ना, ये कब होगा कि यदि अध्यक्ष का पद खाली हो गया है। ठीक है, यदि अध्यक्ष का पद क्या हो गया है? यदि अध्यक्ष का पद खाली हो गया है ना। और कारण क्या हो सकते हैं उस अध्यक्ष के पद के खाली होने के? तो कितने कारण हो सकते हैं? तो अनेक कारण हो सकते हैं। सपोज करो कि अध्यक्ष की डेथ हो गई हो, है ना, अध्यक्ष की मृत्यु हो गई हो, ऐसा स्वाभाविक है, मृत्यु तो कभी भी किसी की हो सकती है। और क्या कारण इसमें आपका हो सकता है? हो सकता है कि उसने पद त्याग कर दिया हो, है ना, यानी कि उसने रिजाइन कर दिया हो, त्याग पत्र दे दिया हो उसने, ये भी संभव है आपका। तीसरा इसमें एक पॉइंट आपका यहां पर आ जाएगा कि वो छुट्टी पर चला गया हो। कहां पर? वो छुट्टी पर चला गया हो, लंबी छुट्टी पर चला गया हो, जरूरत पड़ गई हो, यहां पर लिखेंगे हम छुट्टी पर, है ना, छुट्टी पर चला गया हो आपका। या इसमें अन्य भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, अन्य कारणों में, अन्य कारणों में हो सकता है उसको पद से हटा दिया गया हो, है ना, पद से हटाया गया हो, पद से उसको हटा दिया गया हो। तो इन कारणों से किसी भी अध्यक्ष का पद खाली हो सकता है। तो ऐसे समय में, ऐसे समय में, ऐसे समय में क्या हो सकता है
ऐसे समय में आपको यहां पर लिखना है कि राष्ट्रपति महोदय, कौन, राष्ट्रपति महोदय। और एक्चुअली में राष्ट्रपति महोदय नहीं, राष्ट्रपति महोदय के पीछे तो कौन लगा हुआ है, राष्ट्रपति महोदय के पीछे लगी हुई है आपकी वह समिति जो नियुक्त करने के संदर्भ में आता है। जी गौरव भाई, आपके भी चरणों में प्रणाम है। हम्म, हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, तारीख कोई समस्या नहीं है बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आपसे मैं कभी बात करूंगा डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय क्या काम कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय क्या काम कर सकते हैं, सदस्य को, सदस्य को, सदस्य को अध्यक्ष के पद, अध्यक्ष के पद भर जाने तक के लिए क्या बनाया जा सकता है, अध्यक्ष बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको अध्यक्ष बना सकते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेना है। क्या, एक बार रिपीट कर देता हूं, आप अगर ध्यान से पढ़ते होंगे तो क्लास में ही आपको सब चीज याद हो जाती होंगी। तो एनएचआरसी की सदस्य का अध्यक्ष के रूप में काम करना, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अध्यक्ष का पद खाली हो सकता है, किन कारणों से हो सकता है, डेथ हो जाए, हो सकता है वो त्यागपत्र दे दें, हो सकता है वो छुट्टी पर चले गए हों, है ना, छुट्टी पर, बीमारी में भी कई बार आदमी छुट्टी ले लेता है, ऐसा हो जाता है ना, ऑपरेशन हो जाता है, सडन चीजें हो जाती हैं, या अन्य कारण, अन्य कारणों में भी और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पद से हटाया जाना भी, क्योंकि अगर जो कारण मैंने कल बताए थे उन कारणों से पद पे भी, पद से हटाया जा सकता है। तो जब तक नया अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक राष्ट्रपति महोदय किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं कि तब तक तुम वहां पर आपका काम कर लो, है ना। हम्म, हम्म, हाँ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम और फटाफट के अंदाज में चलते हैं। अगला हमारा सेक्शन कौन सा है, अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 10, ठीक है, सेक्शन 10 है। और सेक्शन 10 में क्या बात आपकी बोली जा रही है, तो ये है कि प्रक्रिया का, है ना, आयोग की प्रक्रिया का, हाँ, आयोग की प्रक्रिया, है ना, आयोग किस तरह, प्रक्रिया मतलब आयोग किस तरह काम करता है, आयोग की प्रक्रिया का, आयोग द्वारा, आयोग द्वारा विनियमन, है ना, आयोग द्वारा विनियमन, आयोग द्वारा विनियमन, विनियमन को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं रेगुलेशन, है ना, रेगुलेट करना, रेगुलेट करना मतलब थोड़ा सा इस तरह से आप समझ सकते हो कि कंट्रोल करने के संदर्भ में ही इस तरह से आपका ये प्रयोग होता है, तो रेगुलेट करना। तो आयोग द्वारा प्रक्रिया, है ना, आयोग की प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमन इसमें बताया गया है। और सीधी सीधी बात यह है कि आयोग, है ना, आयोग, आयोग, आयोग के जो अधिवेशन होंगे, है ना, आयोग के जो अधिवेशन होंगे, अधिवेशन को ही आप बैठकें कह सकते हो, ठीक है, मीटिंग्स कह सकते हो, ये कौन तय करेगा, है ना, ये तय करेगा, ये तय करेगा कौन, ये तय करेगा आपका एनएचआरसी का अध्यक्ष, कौन तय करेगा, एनएचआरसी का अध्यक्ष तय करेगा। और क्या क्या तय, और क्या क्या तय किया जाएगा, तय क्या क्या किया जाएगा कि भाई अधिवेशन कहां पर होगा, स्थान तय होगा और आपकी डेट तय की जाएगी। तो यानी कि अब अधिवेशन क्या है, अधिवेशन यही तो है कि किस तरह से काम होना है, कैसे काम करना है। अभी आगे ये भी आएगा कि अधिवेशन के का, इसके एनएचआरसी के काम क्या क्या हैं। मूलतः जब इसका नाम ही मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो मानवाधिकारों के क्षेत्र में ही काम करेगा, उनके संरक्षण में काम करेगा, संवर्धन में काम करेगा, जो एनजीओज इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करेगा, उनको हेल्प करेगा। साथ में इसके पास यदि कोई मानवाधिकारों संबंधी कोई रिपोर्ट आती है तो उसकी जांच करेगा, तमाम चीजें, यही सब काम वो करने वाला है। तो ये सारे के सारे जो रेगुलेशन होते हैं वो किसके द्वारा होंगे, वो आयोग के द्वारा होंगे। और आयोग में भी निर्णय कौन लेगा, एनएचआरसी का अध्यक्ष लेगा। मूलतः आपसे पूछा जा सकता है कि एनएचआर, ये आयोग के जो अधिवेशन या बैठकें होंगी वो कहां पर होंगे और किस जगह पर, किस डेट पर और कहां पर होंगे, ये डिसाइड कौन करेगा, तो आयोग के अध्यक्ष द्वारा ये सब चीजें आपकी डिसाइड की जाएंगी। क्लियर हो रही है बात, हाँ, हाँ, हाँ,
हाँ हाँ, नहीं देखो, आ, अब इसमें इतने सारे सेक्शन हैं, सारे सेक्शन थोड़ी पढ़ने हैं। आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए बच्चों। आप मतलब टीचर्स की बात को बहुत ध्यान से सुना करो, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है बहुत ज्यादा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमको क्या काम करना है, आप एक चीज देखो, मूल विधि कितने नंबर की आएगी, मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे या 5 आएंगे या 6 आएंगे या 7 आएंगे 8 आएंगे, रेयर केस में 9 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज आप मान लो 5-6 क्वेश्चन आएंगे। तो क्या 5-6 क्वेश्चन के लिए आप पोथे पढ़ दोगे, पूरे 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 एक्ट पढ़ दोगे? ये समझदारी भी नहीं है, ये एक स्मार्ट वे भी नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, आपको एक एक बहुत आम जानकारी चाहिए, आपको बहुत डेंस जानकारी नहीं चाहिए। जहां पर डेंस जानकारी की जरूरत है वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे एक कोई बच्चा है, कोई बच्ची ये बोल रहा है कि सर 7 के बाद 8-9 क्यों नहीं बताया, क्योंकि वह आपके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब ऐसे तो एक लाइन लगा के किया जा सकता है तो बहुत समय लग जाएगा, एक एक महीना एक एक्ट में लग जाएगा, तो उसकी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां पर अगला जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 11 है। कौन सा है? सेक्शन 11 है। जो क्या बात बोलता है, सेक्शन 11 बोलता है जो आयोग है इसके अधिकारी और कर्मचारी गण या वृंद आप कह सकते हो। जब समूहवाचक संज्ञा पढ़ते होंगे तो वहां पर माफी चाहता हूं, जब आप वचन पढ़ते होंगे तो वचन में क्या होता है कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम होते हैं बहुत सारे। तो इसी तरह से वहां पर क्या आता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, पर उनके आगे, है ना, उनके आगे मतलब कि उनके पीछे की बात हो रही है, उनके साथ कुछ शब्दों को जोड़ करके, जैसे लोग, गण, वृंद, वर्ग, है ना, दल इत्यादि जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। तो जब एक कर्मचारी, तो कर्मचारी बहुत सारे कर्मचारी, तो कर्मचारी वृंद या कर्मचारी गण, इस संदर्भ में आपकी बात वहां पर चली जाती है। तो इसको बहुत अच्छे ध्यान रखना चाहिए, ये आता है। तो आयोग के अधिकारी और कर्मचारी गण, है ना, आयोग के अधिकारी, आयोग के अधिकारी और कर्मचारी वृंद, आयोग के अधिकारी और कर्मचारी वृंद, आयोग के अधिकारी और कर्मचारी वृंदों के बारे में यहां पर कुछ बात होगी। तो यहां पर एक बात आएगी कि अधिकारियों की बात हो रही है, तो आयोग का महासचिव, ठीक है, आयोग का महासचिव, सेक्रेटरी के बारे में बात हो रही है यहां पर कि भाई अब कोई ना कोई आयोग होगा तो उसका कोई ना कोई सचिव भी जरूर होगा। तो आयोग का जो महासचिव होता है वो भारत सरकार के, है ना, भारत सरकार के जो आपके कैबिनेट सचिव जैसे होते हैं, तो भारत सरकार के, भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होगा। किसका? भारत सरकार के सचिव रैंक, सचिव रैंक का अधिकारी होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। अगर कोई अच्छा आदमी पेपर बनाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो आपका एनएचआरसी है, एनएचआरसी का जो महासचिव होगा वो भारत सरकार की किस रैंक के समतुल्य होगा? वहां पर ऑप्शन दे देगा कि महासचिव, वहां पर ऑप्शन दे देगा सचिव, वहां पर दे देगा ऑप्शन अपर सचिव, ऐसे करके दे देगा, तो आप फिर वहां पर कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको याद रखना है कि इस आयोग का जो महासचिव होगा वो भारत सरकार के सचिव रैंक की बराबर का अधिकारी आपका होगा। और साथ में आपको एक बात इसी में याद रखनी है, क्योंकि कर्मचारियों के बारे में, अधिकारियों के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर एक बात आएगी कि अगर एनएचआरसी, है ना, अभी आपके पास आएगा एक पॉइंट कि एनएचआरसी के काम क्या हैं। तो एनएचआरसी का काम क्या है कि शिकायत यदि कोई मिलती है तो उन शिकायतों की जांच करवाना, है ना। हाँ मुझे पता है, कर्मचारी गण भी लिखा जाता है, कर्मचारी वृंद भी लिख सकते हैं, है ना, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ 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 हाँ, राजू हम तो पढ़ाते हैं भाई हिंदी। हाँ, मेरा मेन सब्जेक्ट ही हिंदी है, जीएस भी है पर मेन सब्जेक्ट मेरा हिंदी ही है। आप देखो हरियाणा सीईटी जो चल रहा है, हरियाणा वाले चैनल पे मैं ही हिंदी पढ़ा रहा हूँ आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पे। ठीक है, अभी लेखपाल आने वाली है तो लेखपाल में हिंदी मेरे पास ही है। ठीक है, अभी क्योंकि आयु मतलब डिसाइड करती है मैनेजमेंट कमेटी के कौन कौन टीचर कहाँ कहाँ जाएंगे।
तो सब टीचर एक ही हैं, अलग अलग कोई नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। तो यहां पर तो मैं ये बात बोल रहा था, एनएचआरसी शिकायतों की जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको कर्मचारी चाहिए अपने पास। तो यहां पर आप सीधे लिखो कि एनएचआरसी शिकायतों की जांच करवाने के लिए, है ना, शिकायतों की जांच, जांच है ना, इसी को इन्वेस्टिगेशन लिख दो। हालांकि जांच इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन आपका अन्वेषण होता है, पर सिंपल भाषा में आप इसको लिखने का प्रयास करो। इन्वेस्टिगेशन के लिए किस अधिकारी की जरूरत होगी? इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस महानिदेशक, है ना, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, जो भी इंक्वायरी संबंधी काम करवाने के लिए इनको अधिकारी चाहिएगा, तो वो पुलिस महानिदेशक रैंक का अधिकारी होगा। वह उसके अधीन, वह उसके अधीन अन्य अधिकारी, वह उसके अधीन अन्य अन्य पुलिस अधिकारी होंगे, अन्य पुलिस अधिकारी रखे जाएंगे, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी होंगे। ठीक है, पुलिस अधिकारी होंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी है। ये बात कहां पर आ रही है? ये बात हमारे सेक्शन 11 पर आ रही है। वृंद, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, फटाफट आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है राहुल, कोई दिक्कत नहीं बेटे। हम्म, हाँ हाँ सुन लिया मैंने राहुल, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखो भाई, मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, हमेशा छोटा ही रहूंगा, कभी मैं बड़ा नहीं बनना चाहता। हाँ, आज एक घटना ऐसी हुई पर मैं बताना नहीं चाहता, पर यदि जिनके संदर्भ में वो घटना हुई, मतलब मैं आहत हो गया बहुत ज़्यादा। पर कोई बात नहीं, जैसा भी कुछ है होता रहता है। ठीक है, पर मेरे साथ लाइफ में पहला है कि ऐसा कभी कुछ हुआ है, पर उसको डिस्कस करना आपके सामने में ज़रूरी नहीं समझता। ना ही वो, मतलब ज़रूरी नहीं समझता, मतलब आप भी उस चीज़ को लेकर परेशान हो जाएंगे और हमारा काम पीछे रह जाता है। अब हम चलते हैं सीधे कहाँ पर? हम चलते हैं सेक्शन 12 पर। कहाँ पर चलते हैं? सेक्शन 12 पर। और ये चीज़ें थोड़ा सा ना, आयोग कोई भी होगा तो आयोग के संदर्भ में ना थोड़ा सा अच्छे देख के जाना, क्योंकि आप ये चीज़ समझो कि अगर किसी भी एक्ट के अंदर कोई आयोग आ रहा है, तो वह आयोग कहीं ना कहीं उसका नाम जो होगा वो आपको संविधान में डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने के लिए मिलेगा। जैसे मानवाधिकार आयोग है, ये आपका संविधान में तो इसका कहीं वर्णन है नहीं, परंतु आप एक चीज देखेंगे, हमने यहां पर देखा कि एनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो जब आप राष्ट्रपति की शक्तियों में देखेंगे, तो वहां पर नियुक्त करने की शक्तियों के अंतर्गत आप इसी को देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आपके जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, विभिन्न आयोग होते हैं, उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो जो चीज वहां पर इंपॉर्टेंट है आपकी, कहां पर? सीधे ही संविधान में, वो चीज यहां पर जो ओवरलैप हो रही है उसको आपको भूल करके नहीं जाना है किसी भी हाल में। ठीक है? हाँ 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 ठीक है। तो सेक्शन 12 क्या बोलता है? एनएचआरसी के कृत्य, है ना, एनएचआरसी के कृत्य, है ना, कृत्य। कृत्य का मतलब सीधे सीधे यहां पर क्या है? फंक्शंस, फंक्शंस के क्या क्या इसको काम करने हैं। ठीक है, सीधे सीधे इसमें लिखेंगे हम कि एनएचआरसी के काम, कि भाई इनकी ड्यूटीज क्या है, एनएचआरसी के काम, के इनको क्या क्या काम आपके करने हैं। तो हम सीधे पॉइंट वाइज यहां पर लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले क्या काम करेगा एनएचआरसी को? एनएचआरसी अपने आप, है ना, यहां पे थोड़ा डायग्रामेटिक वे में ही लिखते हैं, एनएचआरसी, ठीक है, एनएचआरसी अपने आप। ठीक है, ऐसे डायग्रामेटिक वे में आपको बहुत आनंद आएगा और समझने में बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से। तो एनएचआरसी अपने आप, या क्या होगा? पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, हाँ, पीड़ित, कोई कोई पीड़ित व्यक्ति हो, पीड़ित व्यक्ति, या पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति की ओर से
अन्य व्यक्ति या सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के आदेश पर। ठीक है, एनएचआरसी अपने आप पीड़ित व्यक्ति के की शिकायत, ऐसे लिख लो, पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर, पीड़ित व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति की शिकायत पर या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या करेगा, है ना, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, इसको आपको ध्यान रखना है, शिकायत की जांच करेगा। शिकायत की जांच करेगा। शिकायत मतलब आपको शिकायत को ही परिवाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? परिवाद कहा जाता है। और इसी को कंप्लेन कहा जाता है बेटे। क्या कहा जाता है? कंप्लेन। शिकायत की जांच क्या करेगा? जांच करेगा। जांच करेगा। तो और ये जो मामला है, ये मामला है, ये शिकायत किस तरह की हो सकती है? ये शिकायत किस तरह की हो सकती है? तो ये जो शिकायतें होंगी, ये आपको पता ही है, ये आपके मानवाधिकारों से संबंधित होंगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर सब्जी मंडी में आज आलू महंगे बेच दिए गए तो उसकी शिकायत एनएचआरसी के पास पहुंच जाएगी। अब हालांकि सब्जी मंडी में अगर आलू एक हद से ज्यादा महंगे बेचे जा रहे हैं तो ये भी किसी व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को ही इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रभावित करता है, तो उसके पास जाना चाहिए। ये बात तो आप स्पष्ट रूप से जान रहे होंगे, ये बात तो आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे कि एनएचआरसी को खुद से जानकारी मिले या पीड़ित व्यक्ति की तरफ से शिकायत की जाए या पीड़ित व्यक्ति खुद ना आ पाए, उसकी तरफ से कोई अदर पर्सन शिकायत करे या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्शन दे एनएचआरसी को कि भाई ये एक मुद्दा है मानवाधिकारों के संबंध में, इसकी आप जांच करो। तो मानवाधिकारों के संबंध में कोई भी कंप्लेन उसके पास आती है तो उसको जांच करनी पड़ेगी। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ लेनी है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से आपको इसको समझ लेना है। अब यहां पर हमने मानवाधिकारों की बात करी तो इसी में, है ना, इसी में इसको थोड़ा सा और डिटेल से लिखने का हम प्रयास करते हैं कि शिकायतें क्या हो सकती हैं, है ना। शिकायतें क्या होंगी, शिकायतें क्या होंगी जिन पर एनएचआरसी जांच करेगा, जिन पर एनएचआरसी जांच करेगा। देखो, जब मैंने पिछली बार ये एक्ट पढ़ाया था तो बातें सब यही रही होंगी, बस प्रेजेंटेशन अलग रहा होगा। ठीक है, तो आप में से ऐसा मत सोचना कि यूट्यूब पे अलग पढ़ा के आ गए हो मास्टर जी, यहां पे अलग है। नहीं, अगर मैं तीसरी बार पढ़ाऊंगा तो हो सकता है मेरा प्रेजेंटेशन कुछ और हो। यही मतलब एक मतलब बात रहती है। अगर आप हमेशा चीजों को अपडेट करते हो या आप हमेशा पढ़ाते हो तो अगर सेम टू सेम मतलब चीजें जा रही हैं तो बिल्कुल एक मतलब जैसा पहले एक एक अक्षर लिखवाया गया है दूसरे बिल्कुल एक एक अक्षर ऐसे लिखवाया गया है, तो यानी कि हमने उस पर काम नहीं किया है, यानी कि हम उसको मतलब मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं या हम पढ़ाने के तरीकों को नहीं बदल रहे हैं जिससे चीजों को आसान किया जा सके। तो यहां पर सीधी सच्ची बात है, ये शिकायतें क्या हो सकती हैं? तो शिकायतों में या वो कारण क्या हो सकते हैं या वो आधार क्या हो सकते हैं जिन पर एनएचआरसी आपकी जांच करेगा? तो ये जांच होंगी मानव अधिकारों, है ना, मानव अधिकारों संबंधित तो होंगी ही। जांच के और डेंस आधार क्या होंगे? मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा हनन, है ना, मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा हनन किया गया है, या हनन मतलब वॉयलेशन, या उनका दुष्प्रेरण किया गया है, या उनका दुष्प्रेरण किया गया है। आप में से अंग्रेजी पढ़ने वाले होंगे तो हनन मतलब वॉयलेशन, ठीक है, और दुष्प्रेरण मतलब अबेटमेंट, इसको ध्यान रखना है। यदि किसी पब्लिक सर्वेंट ने क्या काम किया है, किसी के मानवाधिकारों का हनन किया है, या क्या काम किया है, हनन खुद नहीं किया पर दूसरे को कहा कि भाई तुमको जो करना है सो करो, मैं यहां पर तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, तो अगर ये चीज है, हाँ 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 ठीक है, ये चीज आप समझिए। हाँ
हाँ, ठीक है, इस चीज को देखिए। तो यदि मानवाधिकारों का हनन लोक सेवक द्वारा हुआ है या उसका दुष्प्रेरण हुआ है, तो ऐसे मामलों की जो शिकायतें हैं उनकी जांच की जाएगी किसके द्वारा? आपके एनएचआरसी के द्वारा। और दूसरा इसमें आपका पॉइंट क्या आ जाएगा कि अभी पहली बात तो क्या हुई है कि हनन हो गया है उसी के द्वारा या उसने दुष्प्रेरण किया है, तो यहां तो डायरेक्ट अपराध किया। दूसरा एक अपराध होता है, हमने क्या देखा था कि यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक होते हुए और वो SC ST समुदाय से नहीं है और उसके पास इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है कि किसी SC ST के साथ में कोई एट्रोसिटी हुई है, कोई अत्याचार हुआ है और वह अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, तो वह व्यक्ति अपराधी है। तो सेम मामला यहां पर है। पहला पॉइंट है कि उसने वायलेट किया या अबेटमेंट दिया, और दूसरी बात है अगर उनका हनन हो गया है तो हनन के, है ना, लिखते हैं मानवाधिकारों के मानवाधिकारों के हनन, मानवाधिकारों का हनन हुआ है के निवारण में लोक सेवक द्वारा उपेक्षा, उसके पास लोग गए, उसने ध्यान ही नहीं दिया, और वो बोलेंगे साहब हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो अगर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और लोक सेवक क्या काम कर रहा है, लोक सेवक ध्यान नहीं दे रहा है ना, ध्यान नहीं देता या अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, तो ऐसे मामलों की जांच करेगा कौन? ऐसे मामलों की जांच करेगा एनएचआरसी। ये ड्यूटी है एनएचआरसी की। और ये किसके कहने पर हो सकता है? तो एनएचआरसी को यदि अपने आप जानकारी मिले, या पीड़ित व्यक्ति शिकायत करे, या पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई व्यक्ति शिकायत करे, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई क्या काम करे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह की कोई आदेश दिया गया हो कि साहब आप ये काम कीजिए। ये बात समझ में आई? हाँ हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। और काम क्या क्या हो सकते हैं? ये तो हमारा एक काम हुआ, पहला काम है ये, ठीक है, ये हमारा पहला काम है एनएचआरसी का। और एनएचआरसी क्या क्या काम करेगा, ठीक है, पढ़ते रहो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या काम करेगा मानवाधिकारों के क्षेत्र में, क्योंकि आयोग ही मानवाधिकारों का है। मानवाधिकार के क्षेत्र में आपने एक चीज देखी होगी, एक चीज होती है आगे बढ़ना। हमारा भारत देश जो है वो कहने के लिए बहुत आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे जाता जा रहा है, बट स्थिति वाकई में बहुत खराब है। ठीक है, स्थिति वाकई में बहुत खराब है, क्योंकि बढ़ता हुआ दिख रहा है परंतु वस्तुतः बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी इकोनॉमी होने के बावजूद भी हम उसका 1% भी ढंग से, है ना, 1% भी ढंग से रिसर्च पर खर्च नहीं करते। क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, शोध नहीं करोगे, तब तक आप बढ़ नहीं सकते। आप देखो कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो आगे क्यों बढ़ते हैं, उसका कारण यह है कि वहां सबसे ज्यादा नोबेल मिलते हैं। नोबेल मिलने का कारण क्या है कि लोग रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, और हर एक क्षेत्र में निरंतर शोध होना चाहिए, बहुत उन्नत तरीके शोध होना चाहिए। आपने देखा होगा कि भारत 5वीं पीढ़ी के आपके लड़ाकू विमान बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, परंतु दिक्कत ये आ रही है कि अपना कोई हमारे पास अपना स्वदेशी इंजन नहीं है। एक इंजन है कावेरी इंजन, उसके बारे में आपने सुना होगा, वो बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास फंड ही नहीं है, सरकार उसके लिए फंड ही नहीं दे रही है, क्योंकि उसको एक अच्छा खासा फंड मिल जाएगा तो हमारे देश के लिए लड़ाकू विमान इत्यादि सब तैयार हो जाएंगे। परंतु हम लोग इतने अवेयर कभी भी नहीं होते हैं। देखो देश में क्रिकेट है, इत्यादि गेम्स हैं। अब क्रिकेट है तो क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करवाने वाली जो संस्था है वो हजारों करोड़ों में कमाती है, और कुछ ऐसा सिस्टम वो दिखाते हैं कि हम नॉन प्रॉफिटेबल संस्था हैं, या हम नॉन प्रॉफिटेबल तरह से चीजें दिखाते हैं और जीरो टैक्स देते हैं।
वहीं पर अभी एक प्रोफेसर ने ये बात डाली थी कि अगर इनका 40% भी टैक्स के रूप में ले लो ना और उसको रिसर्च में दे दो, तो भारतीय लोग जो वो आपको ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखा सकते हैं जिसको आपने सोचा नहीं। बट वो पैसा एक्चुअली में जाता कहाँ है? वो मंत्रियों की जेबों में जाता है, वो अधिकारियों की जेबों में जाता है। आपको क्या लगता है? आप बहुत होशियार बनते हो बट आप बहुत मूर्ख हो। हम भी उसमें ही हैं, हम भी मूर्खों की श्रेणी में ही हैं। पैसा जो कमाता है बहुत मोटा, वो रास्ता कभी सीधा नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना, आप हमेशा ध्यान रखना। उसमें कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं से खेला जाता है और कहीं ना कहीं गलत रास्तों को इस्तेमाल किया जाता है। तो मानवाधिकार के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा दे, ठीक है? रिसर्च है ना, RESEARCH, रिसर्च यानी कि शोध को बढ़ावा दे, शोध को बढ़ावा देना, शोध को बढ़ावा देना, है ना, शोध को बढ़ावा देना, शोध को बढ़ावा देना, ये काम है इसका। तीसरा काम क्या है कि मानवाधिकारों के क्षेत्र में, है ना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में, जैसे मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। हाँ, एमनेस्टी, जी मैंने आकाश आपका कमेंट देख लिया है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल। हाँ हाँ, ये क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपके पेपर में भी आता होगा। तो मानवाधिकार के क्षेत्र में जो एनजीओज, एनजीओज बता देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो। एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इधर क्या आ जाएगा? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तीनों चीजें शॉर्ट में लिख दी है मैंने। गैर सरकारी संस्था, है ना, गैर सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्थाएं जो होती हैं या संगठन होते हैं, तो ये काम कर रहे होते हैं। तो मानवाधिकार के क्षेत्र में जो एनजीओज काम कर रहे हैं उनको हेल्प करना, काम कर रहे हैं उनको क्या करना? उनको हेल्प करना, ठीक है, उनको हेल्प करना इसका एक प्रमुख कार्यों में से एक है। तो ये चीजें जाननी जरूरी है, यहां से प्रश्नों का आ जाना स्वाभाविक है। हाँ हाँ, अंजलि यादव पूछ रही हैं कि सर दहेज लेना गलत है या सही? गलत है बिल्कुल, दहेज प्रतिषेध अधिनियम नहीं पढ़ा आपने? और दहेज देना भी गलत है, लेना और देना। हाँ हाँ, गुरुजी मुझे आपकी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। घड़ी? भाई कौन से नशे करके बैठे हो? घड़ी कौन से हाथ में है? घड़ी कौन से हाथ में दिख रही है? इसमें तो कलावा है। इसमें कलावा, ये कलावा नहीं, इसमें एक धागा पड़ा हुआ है, हमारी माता जी ने बांध रखा है। हाँ हाँ, सब पढ़ाएंगे। भूमि नहीं, वन अधिनियम नहीं है हमारे सिलेबस में। हाँ, हनन वॉयलेशन होता है बेटे। हनन मतलब वॉयलेशन, कहाँ है? मैं सोच रहा था। हनन मतलब वॉयलेशन, कहाँ पे लिखा हुआ है? हनन मैंने कहाँ लिखा है? हाँ, हनन मतलब वॉयलेशन, वॉयलेशन, हनन मतलब वॉयलेशन, है ना, वॉयलेशन। और दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण मतलब अबेटमेंट, अबेटमेंट। चलो कोई नहीं भाई, मैं अंग्रेजी वालों का भी ध्यान रखूंगा, वैसे मैं प्रयास यही करता हूं जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या क्या काम करता है? और बस इतना ही है मूल, ये 3-4 काम है। अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे। हमारा सेक्शन 12 हो गया। सेक्शन 13 को हमको देखना जरूरी है कि सेक्शन 13 एनएचआरसी का क्या कहता है। तो एनएचआरसी की जांच संबंधी शक्तियों के बारे में बात करता है। एनएचआरसी की जो जांच करने संबंधी शक्तियां हैं, है ना, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन संबंधी, संबंधी शक्तियां, है ना, संबंधी शक्तियों के बारे में ये बात करता है सेक्शन 13। आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा सेक्शन है, हालांकि इतना डिटेल में वो जाएगा नहीं, और जाएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको समझना है। एनएचआरसी की जांच, इन्वेस्टिगेशन संबंधी शक्तियां, ठीक है, संबंधी शक्तियां। अगला हमारा अगला सेक्शन है, सेक्शन हमारा 15। कौन सा? सेक्शन हमारा 15।
सेक्शन हमारा 15, सेक्शन 15 क्या कहता है कि आयोग के समक्ष, आयोग, आयोग कौन सा, यही आपका एनएचआरसी, कभी सोचने लगो कोई अलग हो, आयोग के समक्ष, आयोग के समक्ष, समक्ष का मतलब होता है आयोग के सामने, ठीक है, आयोग के सामने, आयोग के सामने व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान, व्यक्तियों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान, दिए गए बयान, ठीक है, दिए गए बयान, आयोग के समक्ष या सामने व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों के संदर्भ में हमारी बात होती है। हाँ, हमारी बात होती है, उसके संदर्भ में यहां पर आपको समझना है। तो 13 और 15 यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है? हाँ हाँ, क्लियर है यहां तक जी? हाँ हाँ। हम्म। हम्म। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक धारा पहले मैंने बहुत डिटेल में करवाई थी, बट अभी मुझे उसको इतना डिटेल में करवाने की आवश्यकता नहीं लगती, सीधे ही मैं आपको वो धारा बता दे रहा हूं जो है धारा 17, है ना, धारा 17। ठीक है, धारा 17 क्या कहती है? धारा 17 क्या कहती है? शिकायतों की जांच, है ना, शिकायतों की जांच, शिकायतों की जांच। यहां पर क्या है कि शिकायतों की जांच संबंधी शक्तियां हैं, और यहां पर क्या है, यहां पर प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है। क्या हो रही है? यहां पर प्रक्रिया के संदर्भ में बात हो रही है, यहां पर प्रक्रिया या प्रोसेस के संदर्भ में बात हो रही है कि जिस, आप हमको क्या पता है कि जो जो मामले एनएचआरसी के पास आएंगे, उन उन एनएचआरसी के मामलों में शिकायतों की जांच किस तरीके से की जाएगी, वो तरीका यहां पर बताया गया है ना। यानी कि यहां पर हम लिखेंगे कि एनएचआरसी द्वारा शिकायतों की जांच करने का ढंग, शिकायतों की जांच करने का तरीका या ढंग, कि कैसे जांच होगी, ठीक है, कि कैसे जांच होगी, कैसे जांच होगी, ये बात वहां पर आपकी बताई जा रही है। ठीक है, हाँ जल्दी इसको देखना है, समझना है। हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ, बहुत बढ़िया। सिलेबस भूल जाओ अभी, पता नहीं कब पूरा होगा, अभी तो समय लगेगा, अभी तो बहुत सारे अधिनियम ही बचे हुए हैं, पर उसके बाद बीएनएस करवाना है, बीएनएस में बहुत लंबा समय लगेगा। देखो, एक तो होता है घास काटना, आपको, आप इतनी बात जरूर मानते होंगे कि जो यहाँ पर आप पढ़ते हैं, अब तक जितने आपने एक्ट पढ़े हैं, अगर आपने दिल से पढ़े हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़े हैं, या थोड़ी सी भी अटेंशन से पढ़े हैं, तो आपको सब चीजें क्लियर हुई होंगी। ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि समय दिया जा रहा है। अगर मैं आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ा करके निकल जाऊं और इस चीज पे ध्यान ही ना दूं कि भाई आपका, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो सब्जेक्ट को, तो फिर तो अब तक तो हम सिलेबस खत्म करने की तरफ होते, बस धड़ाधड़ धड़ाधड़ मैं स्पीड से चलाता, पर उससे ना आपका हित है ना मेरा हित है। तो समय तो लगता है, अच्छे काम करोगे तो समय तो लगता है, और जब भी हमारे पास नोटिफिकेशन अभी नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं है, तो आराम से धैर्य से पढ़िए, चीज़ों को जानिए, आपकी नॉलेज बढ़ाएगा, पेपर में भी काम आएगा, पेपर के बाद में भी आपके काम आएगा। और मैं एक प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी मतलब आदेशित ना करा करें, आदेश ना दिया करें कि पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ। अगर कक्षा में कोई ज़रूरी बात होने लगती है या कोई भी बात होती है, तो आप ये ना महसूस करवाया करो कि जैसे आपने सामने खड़े व्यक्ति को खरीदा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी महसूस ना करवाया करो कि बोलते हैं नेक्स्ट पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ, बात मत करो।
ठीक है, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ये सब चीज है। अगर मान लिया कमेंट को एक दो बार भी देखा नहीं जाएगा, किसी की दिक्कत है नहीं है, तो लाइव क्लास का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मेरी प्रार्थना है ये आपसे। आगे हम देखते हैं हमारा सेक्शन 19। ठीक है, ये लाइफ में फर्स्ट टाइम है जब बच्चे इतनी ज्यादा दिक्कत मानते हैं। मैंने पहली बार इस चीज को देखा अपनी लाइफ में, जब जब से मैं पिछले 5 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और उससे लगभग और 5 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा था। उससे पहले में 2020-21 में मैं ऑनलाइन आया था लास्ट वाली भर्ती के टाइम पे। तो पहला अनुभव है मेरा कि बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, इतने रूड भी हो सकते हैं। चलिए, हाँ, सेक्शन 19 क्या कहता है? सशस्त्र बल। सशस्त्र बल क्या होते हैं? सशस्त्र बल का मतलब हमने सेक्शन 2A में ही देखा था। सशस्त्र बल मतलब आपके आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, आपके आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस मतलब आपके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। सशस्त्र बलों द्वारा सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार। अब ऐसा होता है कि सशस्त्र बल अपने कार्रवाई करते हैं, अपने मिशन पूरे करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सशस्त्र बलों द्वारा अपनी कार्यवाहियों को करते हुए क्या हो सकता है, किसी के मानवाधिकार का हनन हो जाए, ऐसा स्वाभाविक है। हाँ, है ना, अब हनन हो जाए ऐसा स्वाभाविक है। तो उनके विरुद्ध यदि कोई शिकायत आएगी तो उसकी जांच प्रक्रिया के संबंध में सेक्शन 19 में बात की गई है। तो सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन, उल्लंघन को ही हनन कह सकते हो एक तरह से, और इसी को वायलेशन कह सकते हो कि उनके द्वारा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने पर आयोग, आयोग मतलब NHRC, आयोग को प्राप्त, आयोग को शिकायतें प्राप्त होंगी। आयोग को प्राप्त शिकायतों के संबंध में प्रक्रिया के NHRC को जब आर्म फोर्सेस के द्वारा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, उस पर शिकायत मिलेगी, तो कैसी प्रक्रिया वहां पर रहेगी, वहां पर क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये सेक्शन 19 आपका बात करता है। इस चीज को आप अच्छे से जानिए, अच्छे से समझिए, है ना। किसके द्वारा? सशस्त्र बलों के द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने पर जो शिकायतें उसको मिलेगी, तो उसके संबंध में जो जो प्रक्रिया है वो सेक्शन 19 में दी हुई है। हाँ हाँ हाँ, मैंने बताया है पंकज, सेक्शन 17 को उतना डेप्थ में और डिटेल में नहीं करवा रहे हैं। हाँ, उतना भी आप देख लीजिए, उतना भी आवश्यक है। लास्ट टाइम मैंने बहुत डिटेल में उसको करवाया था, अभी उसको उतना डिटेल में देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हो सकता है बुक में डिटेल में हो या वहां पे हो, तो आप वहां से देख सकते हैं अगर आपका देखने की इच्छा है, बट ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी बात, कोई भी समस्या नहीं है। अब हमारा क्या आ जाता है? हमारा आ जाता है सेक्शन 20। और सेक्शन 20 किस संदर्भ में हमारा बात करता हुआ दिखाई देता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी आयोग जो रहता है वो ना अपनी एक रिपोर्ट निकालता है, रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। और ज्यादातर वो रिपोर्टें क्या होती हैं? ज्यादातर वो रिपोर्टें आपकी वार्षिक होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं। और ज्यादातर आयोगों की, ऑफिसर्स की या अलग अलग तरह की कमेटीज की जो रिपोर्ट होती है वो किसके सामने रखी जाती है? संसद के सामने रखी जाती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज ध्यान रख लेनी है, इसका कंटेंट बहुत अच्छे ध्यान रख लेना है कि आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। ठीक है, तो आप सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा सेक्शन बात करता है, तो आपको सीधे ही बोलना पड़ेगा सेक्शन 20 ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट, है ना, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट, एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट। और ये एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट किसकी है? तो ये आयोग की है। आयोग कौन सा है? NHRC के संदर्भ में विशेष है। और ये आपका जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके संदर्भ में भी कहीं ना कहीं आपकी बात है। हाँ, हम्म
हाँ नहीं सत्यम यादव, ऐसी बात नहीं है। पीवाईक्यू पूरे नहीं मिल रहे हैं ऐसा नहीं है। अब पीवाईक्यू जो है इससे ज्यादा डिटेल अगर करवाई जाएगी तो फिर तो पूरा एक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। पीवाईक्यू नहीं फंस रहे हैं, ये बोलो कि अगर उन एक्ट से नहीं मिल रहे हैं तो आपको गलत फहमी है। आपको 99%, 99.99% क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि वहां से एक्ट से नहीं मिल रहा है, तो मैंने आपको जिस दिन बैच शुरू किया था उस दिन ये बात बताई थी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए पूरे पूरे एक्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे, उनको हम विविध में लेकर के जाएंगे, एक अलग टॉपिक विविध पढ़ेंगे और उसको यहां बैच में भी नहीं पढ़ाएंगे। उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम एग्जाम टाइम पे, उनके क्वेश्चन एग्जाम टाइम पे डिस्कस करेंगे, अभी उनकी कोई बात नहीं है। जो बच्चे करते हैं, मुझे को तो पता है क्योंकि मैं 6 महीने से करवा रहा हूं उसको, तो बच्चे बोलते हैं कि मैक्सिमम है ना 99% क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं, इस कंटेंट में से मिलते हैं बाबू। ठीक है, अब एक बात और भी है, इतना सारा हमारा पूरा का पूरा कंटेंट है, अब ये कोई हिंदी तो नहीं, ये कोई मैथ तो नहीं, ये कोई रीजनिंग तो नहीं, ये जीएस का पार्ट है। तो जीएस को कितनी डिटेल में करवाया जा सकता है, ये आप भी दिमाग लगाइए, थोड़ा सा इस चीज को विचार करिए। हाँ ठीक है, चलिए। तो एनएचआरसी की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट के बारे में यहां पर बात हो रही है और ये पेश की जाती है ना, पेश की जाती है कहां पर, पेश की जाती है कहां पर, आपके संसद के सामने, आपके जो पार्लियामेंट है संसद के सामने और राज्य विधानमंडल, ठीक है, और राज्य विधानमंडल के सदनों के सामने, है ना, पेश की जाती है कि संसद के और राज्य विधानमंडल के सदनों के सामने, सदनों के सामने इसको रखा जाता है, उनके जो हाउसेस हैं उनके सामने इसको रखा जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ हाँ, सेक्शन 20 दोबारा से बिल्कुल बता देंगे। सेक्शन 20 क्या बात कर रहा है, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है बेटे, इसका मतलब है कि जो ये आयोग काम करेंगे अपना पूरा का पूरा, तो उसकी ना एक सालाना रिपोर्ट बनाएंगे पूरा प्रोसेस करके, क्योंकि ये शिकायतों की जांच भी कर रहे हैं, तो ये भी बताएंगे कि देश में इतने अधिकारी हैं जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते, ये सुधार हमको करने चाहिए मानवाधिकारों के लिए, है ना। और हमको, क्योंकि शोध के क्षेत्र में भी काम करेगा तो वहां भी सुझाव देगा, एनजीओस को मदद करेगा कि ये एनजीओ इस तरह काम कर रहे हैं, इनको बैन करना पड़ सकता है, इनको प्रमोट करने की जरूरत है। तो हर तरह के अपने सुझाव को एक रिपोर्ट के रूप में पेश करेगा, जिसको एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट कहा जाएगा, जिसको वार्षिक और विशेष रिपोर्ट आपका कहा जाएगा। तो उस रिपोर्ट को सालाना तौर पर तैयार किया जाता है और पेश किया जाता है संसद और राज्य के विधानमंडलों के सदनों के सामने। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो, यहां तक हमने पढ़ लिया है। यहां तक पढ़ने के बाद अब सेक्शन जो 21 है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में बात करता है, तो उसको हम कल शुरू करेंगे, आज शुरू नहीं करेंगे। आज हम लोग यहीं पर इस क्लास को रोकेंगे और कल फिर उसको आगे पढ़ेंगे और सुनेंगे। अब मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास अभी 5-4 मिनट का समय है, तो मैं चाहता हूं कि जिसका कोई भी प्रश्न है वो अपने प्रश्न पूछे। कोई भी शिकायत है, कोई भी गिला है, कोई भी शिकवा है, आप पूछें। हाँ हाँ, जैसे वीरेंद्र का क्वेश्चन है कि सेक्शन को उसके सेक्शन नंबर के साथ याद करना है, तो वीरेंद्र मैं बहुत बार इस चीज को बता चुका हूं, आपके कहने पर एक बार और स्पष्ट करता हूं। एक्ट, जितने भी एक्ट पढ़ रहे हैं, माइनर एक्ट जो अभी तक हमने पढ़े हैं, इन एक्ट में जैसे ये अंदर का लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट जो है अंदर वाला जो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना जरूरी है। धाराओं के नंबर को याद रखना उतना जरूरी नहीं है, परंतु जिन धाराओं के सामने मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, या इसको याद कर लेना है या इसको रट लेना है, उसका नंबर भी याद करना जरूरी है। क्योंकि एक्ट से क्वेश्चन कहां से आते हैं, एक्ट से क्वेश्चन आते हैं इन अंदर से, ये जो डिटेल्स हैं, और बीएनएस में क्वेश्चन आते हैं आपके सेक्शन नंबर से, वो चीज। हाँ नहीं सीमा, ऐसा नहीं है, हजारों बच्चे अभी इस समय पढ़ रहे हैं, तो इतने सारे कमेंट आते हैं, किसी पर नजर पड़ जाती है। हाँ वरुण, पॉइंट टू पॉइंट, हाँ मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास करता हूं। ऐसा नहीं है याद नहीं हो पा रहा है, बस रिवाइज करते रहिए।
जी धन्यवाद, अच्छा लग रहा है आपको पढ़ के। सर सफारी, अभी पहले आप अपने डाउट पूछ लीजिए कुछ। एकदम से इतने कमेंट जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ, बीएड के पेपर आ गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर दो आराम से, क्या समस्या है। यार भाई कुछ नहीं पता लग रहा है, मैं कैसे दिखाऊं आपको। अब ये कैमरा भी मैं यहाँ नहीं घुमा सकता, ऐसे कमेंट जा रहे हैं, ऐसे मैं एक पर भी नजर नहीं टिका पा रहा हूँ। देखो, सेक्शन क्लास में याद करवा दीजिए भाई, अब मैं कैसे याद करवा सकता हूँ। मैं ऐसे थोड़ी करूंगा कि सेक्शन 20 आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, सेक्शन 20 आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। एक ना कूद कूद के बताओ, कूद कूद के बताओ सेक्शन 20 क्या है, कूद कूद के बताओ, है ना। ए, प्लस टू माइनस टू, ऐसे याद करो। जैसे एक एक कोई व्यक्ति है, वैसे कहता कूद कूद के बताओ, तो ऐसे थोड़ी याद करवाया जाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है, देखो नोट्स बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं सच बताता हूं आपको। नोट्स अगर आप बिल्कुल ऐसे बना रहे हो जैसे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, तो फिर आप बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि आपके पास किताब भी है, क्योंकि आपके पास ये बोर्ड की पीडीएफ भी पहुंचती है, क्योंकि आपके पास हैंड रिटन पीडीएफ भी पहुंचती है, और फिर भी आप जू का तू वैसे हाथ से लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलती है। बट नोट्स जरूर बनाने चाहिए। कैसे? आप इस धारा को ना सिंपल लिख सकते हो, सेक्शन 20 वार्षिक रिपोर्ट, ऐसे लिख करके किसके पेश, अपनी लैंग्वेज में इसको इतने से एरिया में लिख सकते हो अपने पेपर में, इस पूरे के पूरे एक्ट को एक पन्ने पर खत्म कर सकते हो। उस टाइप के नोट्स बनाने चाहिए। हाँ, सब हो जाता है, घबराओ मत। हाँ, हिंदी पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, पढ़ाएंगे, कभी ना कभी पढ़ाएंगे। हाँ, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम राम है, मैं बताता तो हूँ क्लास में घुसते ही। ये मेरा नाम राम है, राम भारद्वाज, याद रखिएगा, राम याद रख लीजिए बस। भाई कमेंट कितने तेजी से जा रहे हैं। मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने का तरीका सबसे बढ़िया होता है, मॉक टेस्ट दिया, एनालाइज करो, मैथ्स में किस टॉपिक में, किस चैप्टर में गड़बड़ हो रही है, हिंदी में किस टॉपिक में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे ही हर चीज में प्रॉब्लम है। एक डायरी बनाओ छोटी सी, इस टाइप की एक डायरी बना लो, इस टाइप की है ना, ये 20 30 40 रुपए की मिल जाएगी। इस टाइप की डायरी बना लो, और वहां उसको 3 4 हिस्सों में बांट दो, और वहां पर लिखते चले जाओ, ठीक है, वहां पर आप लोग लिखते चले जाओ। ऐसे लिखा मैथ्स कुछ हिस्से, और उसमें लिखते चले जाओ कि मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस में इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में इसमें इसमें प्रॉब्लम है, और उनके सुधार करते चले जाओ। इतना सुधार कर दो कि कैसा भी क्वेश्चन उन टॉपिक से उस टाइप का आ जाए, आपका गलत ना हो, देखो 1 1.5 महीने में सुधार हो जाएगा। हाँ। हाँ, अच्छा ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम्म। जी प्रीति बताइए। हिंदी साहित्य पढ़ाने में थोड़ा टाइम है। नहीं बच्चे बोल रहे हैं आपको बिजनौर वालों से भाई मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, आप पूछो, आपको क्या पूछना है। अच्छा, तो बुक में टिक मार देते हैं। जी उपेंद्र भाई, आपको भी मेरी तरफ से। हाँ, चलिए भाई, आपके कमेंट ना बहुत जबरदस्त तरीके से जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अब मिलते हैं कल, और सेक्शन 21 से आगे इसको पढ़ाना शुरू करेंगे। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ, सुनाएंगे, कल सुनाएंगे। हाँ। हाँ, आपका कोई डाउट हुआ करे तो वहां पे पूछा करो, वहां पे डाल दिया करो, मैं वहां पे भी देखता रहूंगा। हाँ, बट बी पोलाइट यार, अगर आपको कोई बात लिखनी है तो आप बस अपनी बात लिखें और पूछें, मैं बताऊंगा।
आप ना मतलब ऐसे इधर उधर बोलते हो चीजों को तो बहुत अजीब लगता है, दर्द होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय।